गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 8 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट क्लास +2। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन की थी सोलेनोइड की, और सोलेनोइड के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई थी म्यू नॉट एन आई इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट अपॉन लेंथ। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले आई विल डिस्कस अ फ्यू शॉर्ट पॉइंट्स अबाउट सोलेनोइड। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अगर ये हमारी सोलेनोइड है तो ये जो हमने फील्ड निकाला है ये हमने सोलेनोइड को एक्सट्रीमली लार्ज एज्यूम करके निकाला है। इसका मतलब इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली म्यू नॉट एन आई है। बट देखा जाता है अगर हम सोलेनोइड के एंड्स पे फील्ड निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाती है। कम क्यों होगी? बिकॉज अगर हम किसी सर्कुलर लूप से दूर उसका फील्ड निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो जेड के इंक्रीज करने से फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है, ये देखा जाता है। सेंटर का जो पॉइंट है वो सभी लूप्स के सबसे ज्यादा करीब है, तो फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पे है। तो जब हम एंड्स पे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। एंड इनफैक्ट ये देखा जाता है, इट कैन बी प्रूव्ड मैथमेटिकली ऑल्सो, कि एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट एन आई बाई 2 है, इस एंड पे भी और इस एंड पे भी। ठीक है, यहां तक सब्जेक्टिव पार्ट सोलेनोइड का खत्म होता है। यहां पे एक और एडिशन है फॉर कॉम्पिटिशन स्टूडेंट्स। आज तक जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, बट ये ऑब्जेक्टिव मेथड से डिराइव किया जा सकता है। सो आई एम जस्ट डिस्कसिंग द फॉर्मूला। अगर हमें किसी सोलेनोइड के कारण किसी रैंडम पॉइंट पे फील्ड निकालना है, सपोज करो ये पॉइंट है और ये अपनी सोलेनोइड है और ये है एंगल अल्फा और एंगल बीटा, किसी पॉइंट पी पे हमने फील्ड निकालना है। ठीक है, अगर ये सोलेनोइड है, हमें इस पॉइंट के साथ दोनों एंड से कितना एंगल सबटेंड करते हैं, अल्फा और बीटा हमें पता है। तो इस सोलेनोइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट के ऊपर होगा उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट एन आई इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन 2। सबसे पहले हम इसको वेरीफाई करते हैं। केस 1 लो, अगर सोलेनोइड मेरी इन्फानाइट है, अगर मेरी सोलेनोइड दोनों एंड से इन्फानाइट होती है तो अल्फा और बीटा 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाते, साइन अल्फा और साइन अल्फा 1 1 हो जाते, तो फील्ड की वैल्यू हो जाती म्यू नॉट एन आई इंटू 1 + 1/2, 2/2 कट जाता, तो फील्ड की वैल्यू आ जाती म्यू नॉट एन आई जो कि हमने डिराइव किया। ठीक है, हाँ जी, डाउट है? हाँ जी सर, ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈਣੀ ਜਸਟ μ n i अपॉन r स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर 2b क्यूब ਸੋਲਿਡ ਵਾਸਤੇ। सोलेनोइड वास्ते ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਇਰ ਕਰਕੇ। आई थिंक गोल वायर, सिलेंड्रिकल वायर करके ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ठीक है, सॉलिड सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 इसमें लाइक हमने फर्स्ट केस वेरीफाई किया इनफाइनाइट सोलेनोइड का। सेकंड केस हम वेरीफाई करेंगे अगर हम इसके बिल्कुल इस एंड पे आके देखेंगे। तो देखो जब एंड पे आके देखते हैं तो एक एंगल तो 90 डिग्री बन जाएगा और दूसरा एंगल 0 डिग्री बन जाएगा। तो उस केस में नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई इंटू 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई बाई 2। ठीक, क्लियर? यस। तो इस तरीके से अपना नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। देखो दोनों केसेस जो हमने डिस्कस किए थे वो फॉर्मूले के माध्यम से सही आए हैं, हेंस हमने इसको वेरीफाई कर लिया। ऑनेस्टली इसका प्रूफ पॉसिबल है, इसकी डेरिवेशन पॉसिबल है, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइक ना इस फॉर्मूले के ऊपर आज तक कभी क्वेश्चन आया है, ना इसकी डेरिवेशन की कहीं इंपॉर्टेंस बताई जाती है। बहुत सारी बुक्स में ये फॉर्मूला भी मिसिंग है। सो आई एम जस्ट लिविंग दिस कॉन्सेप्ट हियर ओनली। और अब हम लोग टोरॉइड पे आएंगे। ठीक, तो देखो
टोरॉइड। देखो टोरॉइड और सोलेनोइड में इन जनरल कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम एक सिलेंड्रिकल कवरिंग लेने की बजाय एक सर्कुलर लूप ले लें या सर्कुलर होलो मटेरियल ले लें और उसके ऊपर वायर को वाइंड कर दें, बांध दें लाइक दिस, ठीक है, तो इसको हम लोग टोरॉइड बोलते हैं। तो ये अपनी टोरॉइड है, ठीक। तो इस टोरॉइड को बेसिकली हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इस बैटरी के कारण आप सपोज कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ करंट फ्लो कर रहा है। करंट की वैल्यू रेजिस्टेंस पे और वोल्टेज पे डिपेंड करेगी, ठीक। सो हम कैलकुलेट करते हैं कि टोरॉइड के कारण किस किस पॉइंट पे कितना कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। इस टोरॉइड की सपोज करो ये एक टर्न हुई, ये सेकंड टर्न है, थर्ड टर्न है, फोर्थ टर्न है, फिफ्थ टर्न है, एंड सपोज करो कि इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल एन। कैपिटल एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। आई इज इक्वल टू करंट इन द सोलेनोइड, ठीक है। उसके बाद हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि सोलेनोइड का जो रेडियस है वो आर है, बल्कि हमें 3 रेडियस एज्यूम करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस रेडियस को R1 मान लेते हैं, इस रेडियस को R2 मान लेते हैं, इस रेडियस को R मान लेते हैं। R1 जो डिस्टेंस है दैट इज इनसाइड द टोरॉइड। R रेडियस है दैट एक्चुअली लाइज in the toroid, और R2 जो रेडियस है it is actually outside the toroid। तो ये हमारे 3 डिस्टेंसेस हैं और हम यहां से इन 3 डिस्टेंसेस पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि ये टॉपिक भी एम्पियर सर्किटल लॉ की ही एक एप्लीकेशन है, तो हमें यहाँ पे एम्पेरियन लूप्स बनाने पड़ेंगे। तो लेट अस मेक 3 कॉन्सेंट्रिक इमेजिनरी सरफेसेस, ठीक है। तो सपोज करें मैंने यहाँ पे 3 लूप्स बना लिए। लेट दिस बी लूप L1, लेट दिस बी लूप L2, लेट दिस बी लूप L3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेंटर से R1 डिस्टेंस पे, सेंटर से R डिस्टेंस पे और सेंटर से R2 डिस्टेंस पे हम लोग फील्ड को लेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम फील्ड B1 लेट कर लेंगे, यहाँ पे फील्ड B2 लेट कर लेंगे और यहाँ पे फील्ड B3 लेट कर लेंगे। So let us find out the value of magnetic field in each case. Let this be case 1, let this be case 2, let this be case 3. तो केस 1 में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखो, हमारी इक्वेशन बन जाएगी इंटेग्रल B डॉट dl इन लूप 1 इन दिस लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अब देखो लूप 1 सोलेनोइड के कंप्लीटली इनसाइड है और सोलेनोइड की वायर का जो पाथ है वो कुछ ऐसा है। एक्चुअली सोलेनोइड की वायर इस पाथ को कट ही नहीं करती, ना वो इसमें एंटर करती है ना वो यहाँ से निकलती है। तो इसमें कोई भी वायर एंक्लोज्ड ही नहीं है, और जब यहाँ पे कोई भी वायर एंक्लोज्ड नहीं होगी, कोई भी वायर एंटर नहीं करेगी, तो इसमें बेसिकली नेट एंक्लोज्ड करंट 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। सर इसमें भी जो हमने वो टर्म्स किए हैं वो काफी क्लोजली है। हाँ ठीक है। तो लूप 1 में इंटेग्रल B डॉट dl की वैल्यू हो जाएगी B1 इंटू 2 पाई R1 इज इक्वल टू 0, हेंस B1 बिकम्स इक्वल टू 0, ठीक। यस सर, क्लियर है। यस सर। तो उसके बाद केस 2 पे आते हैं।
सो केस 2 के मुताबिक हमारा जो रेडियस है वो r है। यहाँ पे अगर हम इंटेग्रल b डॉट डी एल को कैलकुलेट करें लूप 2 के लिए तो इसकी वैल्यू बन जाएगी b इंटू टू पाई आर। इसको मैं लिख लूँगा म्यू नोट आई एंक्लोज, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी म्यू नोट इंटू, अब देखो ये जो हमारी टोरॉइड है ये इसका प्रॉपर व्यू है, बट अगर मैं इसमें आपको करंट पूछूं तो देखो ये जो वायर है इसका करंट यहाँ से आया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, और यहाँ से करंट नीचे की ओर चला गया। फिर वो वायर इसके नीचे से निकलती है टोरॉइड से, क्योंकि वो दिख नहीं रही है, वो टोरॉइड के नीचे से निकलती है और वो करंट को ऊपर ले जाएगी। फिर यहाँ से वायर गई, यहाँ से करंट नीचे, फिर यहाँ से करंट ऊपर, फिर नीचे करंट ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे जा रहा है। तो आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि टोरॉइड के इनसाइड जो करंट है वो हर केस में नीचे की ओर जा रहा है करंट, यहाँ पे भी, यहाँ पे। मैं मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर नहीं बोल रहा, मैं करंट को नीचे की ओर बोल रहा हूँ। तो हर वायर के कारण जो करंट है वो नीचे की ओर है, हर वायर के कारण इनसाइड। और अगर मैं आउटसाइड की बात करूं तो हर वायर के कारण जो करंट है वो ऊपर की ओर है। कोई दिक्कत? नो सर। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो मैं इसको कह सकता हूं बेसिकली इंटेग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एंक्लोज इज इक्वल टू, अब यहां पे अगर मैं एंक्लोज करंट लूंगा दैट विल बी इक्वल टू, अच्छा ये मेरा लूप है। अब देखो जो डॉट करंट वाली वायर है वो इसके बाहर आ रही है, यस सर। तो डॉट वाला जो करंट है वो एंक्लोज्ड करंट में नहीं आएगा, बट जो क्रॉस वाला करंट है वो एंक्लोज्ड करंट में आएगा। हेंस क्रॉस वाला करंट एंक्लोज्ड करंट में आने की वजह से टोटल एंक्लोज्ड करंट हो जाएगा करंट इन वन वायर इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। इसको समझो, एंक्लोज्ड करंट निकालने के लिए हमें इस लूप के अंदर जितने क्रॉस करंट्स हैं सबको निकालना पड़ेगा। उसको निकालने का तरीका है एक करंट की वैल्यू लिखें, उसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दें। कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। तो अपने वैल्यू बन गई बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई बाई टू पाई, म्यू नोट इंटू आई इंटू एन। तो बी की वैल्यू बन जाएगी म्यू नोट आई एन बाई टू पाई आर। अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं एन और टू पाई आर है टोटल लेंथ, तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ तो बना स्मॉल एन, है कि नहीं? तो अपने बी की वैल्यू बेसिकली आ गई म्यू नोट स्मॉल एन आई। कोई दिक्कत? अब देखो टोरॉइड और सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो सेम। ठीक, सो लेट अस डिस्कस द थर्ड केस नाउ। जो थर्ड केस है उसमें हमारा रेडियस R2 है, तो यहाँ पे इंटेग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू बन जाएगी बी इंटू टू पाई R2। ठीक, और उसके साथ ही अगर मैं एंक्लोज्ड चार्ज निकालूं इस लूप में, तो इस लूप में ये डॉट वाली वायर और क्रॉस वाली वायर दोनों आ रही हैं। दोनों के आने की वजह से अगर इन वायर्स के कारण करंट क्रॉस है तो इनके कारण करंट डॉट है, तो जितना क्रॉस करंट है उतना डॉट करंट है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट एंक्लोज्ड करंट जीरो होगा। तो इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनता है, बेसिकली इंटेग्रल बी डॉट डी एल लूप 3 is equal to B3 into 2 pi R2 is equal to mu naught I enclosed is equal to mu naught into N into I cross plus N into I dot, that will be equal to mu naught into Ni minus Ni, that equal to 0, hence B3 is equal to 0। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली तीन कंक्लूजन आए। हमारा पहला कंक्लूजन ये था कि अगर ये हमारी सोलेनोइड है, ठीक, तो इसके कारण अगर मैं इस रीजन में कोई फील्ड पूछूं तो जीरो है, इसके कारण इसके बाहर कोई फील्ड पूछूं तो जीरो है, बट इसके इनसाइड फील्ड की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई is equal to mu naught number of turns into current upon 2 pi r, where r is the radius of this circle। ठीक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोलेनोइड के इनसाइड और सोलेनोइड के आउटसाइड दोनों जगह पे फील्ड जीरो है, बट सोलेनोइड के एक्चुअल कोर के इनसाइड, इस चीज को कोर बोलते हैं, ये जो चीज है इसको कोर बोलते हैं। तो सोलेनोइड के एक्चुअल कोर के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू म्यू नॉट एन आई है। ठीक,
तो आई होप आप सबको टोरॉइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो लास्ट लेक्चर से लेकर अब तक हमने एम्पियर्स सर्किटल लॉ की ही प्रॉपर एप्लीकेशन डिस्कस किए हैं। तो हमने सबसे पहले एम्पियर्स सर्किटल लॉ के कारण एक इन्फिनिट शीट के कारण मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किया था। उसके बाद हमने सोलेनोइड और टोरॉइड के कारण भी फील्ड डिस्कस किया, और इसी के साथ हमने एक स्ट्रेट इन्फिनाइट करंट कैरिंग होल लॉ केस 1 एंड सॉलिड केस 2 कंडक्टर्स के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किया था। नाउ लेट अस सी इट्स सीबीएसई पास्ट ईयर्स कि इसके सीबीएसई ने इसके क्वेश्चंस में कहाँ तक किस टाइप के क्वेश्चंस पुट किए हैं। सो लेट अस सी देम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के क्वेश्चन शुरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रेटी सिंपल, लाइक स्ट्रेट एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आई होप ये सब आप लोग कर लेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस ए कैरीज अ करंट आई। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स क्रॉस सेक्शन। अप्लाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आर इन द रीजन 4। आई होप ये भी आप लोग कर लेंगे, ये डेरिवेशन हमने कल डिस्कस की थी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain how Biot-Savart law enables one to express the ACL in the integral form। ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रिपीट क्वेश्चन है। एक करंट कैरिंग वायर के कारण आर ग्रेटर देन ए और आर लेस देन ए पे हमने फील्ड निकालना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी एंटायरली कन्फाइंड विद इन द कोर ऑफ अ टोरॉइड बट नॉट विद इन द स्ट्रेट सोलेनोइड वायर। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो 1 मार्क क्वेश्चन है, बट ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका आंसर दे नहीं पाते। क्या था, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो टोरॉइड के अंदर कंप्लीटली उसके अंदर समा जाती हैं, बाहर नहीं निकलती, बट सोलेनोइड के कारण उसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर भी निकलता है। व्हाट इज द रीजन? हाँ जी, सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो इसका रीजन ये है कि दोनों की शेप्स डिफरेंट हैं। टोरॉइड के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से बना सकते हैं तो वो यहां से आके और इस पॉइंट से मिल जाएगी और वो एक क्लोज लूप बना लेगी। इसका फंडा ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप्स बनाएंगी, और क्लोज्ड लूप्स 2 तरीके से बनाए जा सकते हैं। अगर सोलेनोइड है, सपोज करो सोलेनोइड का करंट ऐसे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप का होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होने की वजह से इसकी फील्ड लाइंस को ऐसे क्लोज लूप्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्लोज लूप बनाने के लिए बाहर से गुजरना पड़ेगा, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होगा। That's why magnetic field of solenoid cannot be confined because it has to complete its loop, और वो बाहर से करना पड़ेगा। जबकि in the case of a toroid, magnetic field is already completing its loop within the toroid, so it does not need to go outside the toroid। ठीक, so let us discuss another question। Question number 61, draw the magnetic field lines due to the current passing through solenoid। तो ये आई होप आप सबने लास्ट लेक्चर में भी देख लिया था, और इस लेक्चर में भी हमने जस्ट भी डिस्कस किया। यूज ACL टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। ये भी आप लोग कर लेंगे। एंड सिमिलरली बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट है, वो मैं छोड़ रहा हूँ। सोलेनोइड का क्वेश्चन है उसके कारण। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है थोड़ा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 63 इन द शॉर्ट आंसर टू क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि अंदर से एक वायर आई, उसका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आप देख सकते हैं अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कॉइल्स बनाई गई हैं, सर्कुलर कॉइल्स हैं। कहता है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 है। ठीक है, यहाँ पे करंट आई जा रहा है। यही करंट यहाँ से निकल के यहाँ से आकर पीछे की ओर जाने लगा। लाइक ये करंट यहाँ पे ऐसे जा रहा है और यहाँ से ये करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो दोनों में रिवर्स है। अगर एक केस में करंट क्लॉकवाइज है तो दूसरे केस में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट होगी। तो हम इस क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली कुछ इस तरह से बना सकते हैं।
लाइक अगर मैं सोलेनोइड का साइड व्यू देखूंगा तो ऑब्वियसली मुझे ऐसी दिखेगी, बट अगर मैं टॉप व्यू देखूं, ऊपर से देखूं, फॉर एग्जांपल ये पेन है, साइड से आपको पूरा दिखता है, बट अगर आप इसको ऐसे देखो तो आपको इस पेन का सिर्फ एक एंड दिख रहा है। तो ठीक उसी तरह से अगर मैं सोलेनोइड को टॉप व्यू देखूं तो मुझे सोलेनोइड कुछ इस तरह की दिखेगी, सिर्फ 2 लूप्स, बाकी सारे इनके नीचे छुपे हुए हैं। इसके नंबर ऑफ टर्न्स हमें N1 दिए, इसके नंबर ऑफ टर्न्स N2 दिए। सपोज करो इसका करंट इस डायरेक्शन में है I, तो इसका करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए I, बिकॉज इसी का करंट यहां से जाके, सपोज करो इसका करंट ऐसे जा रहा है, तो इसका करंट यहीं से लेकर उल्टी डायरेक्शन में बनाया गया है, तो दोनों का करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक, क्लियर। अब क्योंकि दोनों का करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हमारे पास 3 रीजन आ गए जहां पे हम लोग फील्ड निकाल सकते हैं। नंबर 1 इज दिस रीजन पॉइंट A, नंबर 2 इज दिस रीजन पॉइंट B, नंबर 3 इज दिस रीजन पॉइंट C। अगर मैं इन दोनों सोलेनोइड्स को नाम दे दूं S1 और S2, ठीक है, जो भी लिखा भी है S1 और S2, तो A पॉइंट लाई करता है इनसाइड बोथ S1 एंड S2, B पॉइंट लाई करता है इनसाइड S1, सॉरी इनसाइड S2 एंड आउटसाइड S1, C पॉइंट लाई करता है आउटसाइड बोथ ऑफ देम। अब फील्ड निकालते हैं। तो देखो हमने कल पढ़ा था कि किसी भी सोलेनोइड के कारण उसके इनसाइड फील्ड म्यू नॉट एन आई होता है और उसके आउटसाइड फील्ड ऑलमोस्ट 0 होता है, तो फील्ड सिर्फ इनसाइड होता है। तो बेसिकली अगर मैं ए पॉइंट पे फील्ड सोचूं तो ए पॉइंट इसके भी इनसाइड है और इसके भी इनसाइड है, तो ए पॉइंट के ऊपर दोनों की वजह से फील्ड होगा, इसकी वजह से भी यहाँ पे फील्ड होगा और इसकी वजह से भी ए पॉइंट पे फील्ड होगा। तो ए पॉइंट पे नेट फील्ड जो आना चाहिए वो दोनों फील्ड्स का वेक्टर एडिशन करके आना चाहिए, और क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो दोनों वेक्टर्स जब सम अप होंगे तो मैग्नीट्यूड सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो ए पॉइंट के ऊपर जो नेट फील्ड आता है उसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट इंटू N1 माइनस N2 इंटू आई। ठीक, अब आते हैं बी पॉइंट पे। जो बी पॉइंट है वो पहली S1 सोलेनोइड के आउटसाइड है और S2 के इनसाइड है। आउटसाइड S1 होने की वजह से इसके ऊपर S1 के कारण कोई भी फील्ड नहीं होगा, जबकि S2 के कारण यहाँ पे फील्ड होगा। तो पॉइंट B पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट N2 इंटू आई। सिमिलरली पॉइंट C जो है वो दोनों के आउटसाइड है, तो पॉइंट C के ऊपर किसी भी सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, तो पॉइंट C के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है। हेंस हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है उसकी ए पॉइंट पे वैल्यू है म्यू नॉट N1 माइनस N2 इंटू आई। ठीक, बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है म्यू नॉट इंटू N2 आई और सी पॉइंट पे 0। ठीक है, सो लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 64। हाउ इज अ टोरॉइड डिफरेंट फ्रॉम अ सोलेनोइड। इसका फंडा हम जानते हैं, टोरॉइड जो सोलेनोइड है वो एक स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर बाउंड कॉइल को बोलते हैं, जबकि टोरॉइड में हमारे पास कंडक्टर स्ट्रेट नहीं होता, वो सर्कुलर फॉर्म का होता है, रिंग फॉर्म का होता है। यूज ACl टू ऑब्टेन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरॉइड। आई होप ये आप अभी हमने डिस्कस किया तो आप लोग कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, शो दैट एन आइडियल टोरॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड आउटसाइड द टोरॉइड एट एनी पॉइंट इन द ओपन स्पेस इज 0। आई होप ये भी आप लोग कर लेंगे। ये बेसिकली हमने टोरॉइड के कारण 3 जगह पे फील्ड निकाला था। टोरॉइड के कोर के इनसाइड फील्ड यहाँ पे पूछा गया है और बाकी दोनों जगह पे फील्ड 0 है, वो यहाँ पे पूछा गया है। ठीक, लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 65। बेसिकली ये जो पहला पार्ट है ये रिपीट क्वेश्चन है। स्टेट एम्पियर सर्किट लॉ, यू विल बी एबल टू सोल्व दिस क्वेश्चन। यूज इट टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरॉइड। ये भी आप लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस नहीं किया, वी विल कम टू दिस टॉपिक सून। हाँ बस ठीक है, तो इससे एम्पियर्स सर्किटल लॉ और उसकी एप्लीकेशंस के ऊपर आने वाले क्वेश्चंस खत्म होते हैं। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स।
तो सपोज करो हमारे पास दो इनफाइनाइट वायर्स हैं, ठीक है, दोनों का करंट है I1 और I2, इनफाइनाइट है। यहाँ पे आपको लग रहा है छोटी है, बट नीचे से और ऊपर से दोनों वायर्स अनएंडिंग है, और सपोज करो इनके बीच में जो सेपरेशन है वो है R। तो मेरा सवाल है कि ये दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, फोर्स लगाएंगे या कोई फोर्स नहीं लगाएंगी? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। तो मेरे पास दो पैरेलल वायर्स हैं, अब हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स। इससे पहले कि हम कैलकुलेट करना शुरू करें, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव, और ये जानने के लिए हमें डायरेक्शन कन्वेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मेंशन ऑल द डायरेक्शंस। दिस इज I cap x, दिस इज J cap along y, and dot represents z. Obviously क्रॉस विल रिप्रेजेंट माइनस k cap, ठीक। तो ये एक वायर है और ये एक वायर है, तो हम क्या करेंगे, लेट अस कैलकुलेट कि इस वायर की हमने एक लेंथ l ली। अब इनफाइनाइट के वायर के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल है, तो हम इस सेकंड वायर की, लेट दिस बी वायर ए, दिस बी वायर बी, तो हम इस वायर बी की एल लेंथ के ऊपर नेट फोर्स निकालते हैं, ठीक है। तो पहली बात, लेट दिस बी पॉइंट पी जो कि इस वायर के बिल्कुल करीब है। लेट अस फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू वायर वन, ठीक है। तो वायर वन के कारण यहाँ पे फील्ड निकालते हैं। अब हमें पता है किसी भी इनफाइनाइट वायर के कारण किसी r दूरी पे फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट I/2 पाई होगी। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू वायर वन का सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछूं, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू म्यू नॉट I1/2 पाई r आनी चाहिए, कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद अब इस पे डायरेक्शन पे आते हैं। अब राइट हैंड थंब रूल कहता है कि आप वायर की डायरेक्शन के अलोंग अपने अंगूठे को ग्रास्प करेंगे तो आपकी जो उंगलियां हैं वो आपको मैग्नेटिक फील्ड देंगी। तो मेरी जो उंगलियां हैं वो डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रही हैं। डाउनवर्ड्स पॉइंट करने का मतलब है कि इस पूरे रीजन में इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा, और इस पूरे रीजन में, देखो मेरी उंगलियां से करनी, तो इस पूरे रीजन में इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड डॉट होगा, ठीक, क्लियर। तो वी कैन से कि मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू वायर वन जो है, यहाँ पे इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्रॉस होनी चाहिए। अब डॉट को मैंने के कैप बनाया है, तो क्रॉस मतलब माइनस के कैप, तो फील्ड की डायरेक्शन आ गई, मैग्नीट्यूड आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है। जब हमारे पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू वायर वन इज इक्वल टू, यू नो, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बन जाएगी म्यू नॉट I/2 पाई r माइनस के कैप, क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमें इस वायर के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पता लग गया, और हमें दूसरी वायर का करंट पता है, हमने इसकी एक लेंथ L कंसीडर की है। देन लेट अस फाइंड आउट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस वायर ड्यू टू दिस वायर, ठीक है। तो यहां पे फंडा ये है कि एवरी वायर एक्सपीरियंसेस फोर्स इज इक्वल टू I/L क्रॉस B इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी जगह पे कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसके अंदर किसी भी वायर के ऊपर लगने वाला फोर्स होता है I/L क्रॉस B, जहां L उसकी लेंथ का वेक्टर होता है, मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में प्लेस्ड, उस रीजन में प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है। हमने इस रीजन में इस वायर के कारण फील्ड ऑलरेडी निकाल लिया है। अब इसकी लेंथ देखते हैं। देखो इस डायरेक्शन को मैंने J कैप बोला है, तो इस टुकड़े को मैं नाम दे देता हूं, लेट इट बी Mn। तो M से लेकर N तक के टुकड़े को मैं L/J कैप बोलूंगा, बिकॉज डायरेक्शन J कैप है, ठीक। तो मैं लिख सकता हूं लेंथ L वेक्टर Mn इज इक्वल टू L/J कैप। मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन की वैल्यू मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी, लेंथ की वैल्यू मुझे पता है, और मुझे पता है I इन Mn रीजन इज इक्वल टू I2। देखो जिस वायर के ऊपर मैं फोर्स निकाल रहा हूं उस वायर की करंट मुझे पता है, उसका लेंथ मुझे पता है, और वहां का फील्ड पता है। तो वी कैन से दैट फोर्स इज इक्वल टू I/L क्रॉस B।
In fact, this is the force on wire 2 due to wire 1. तो इसकी वैल्यू बन जाएगी I2 L J कैप क्रॉस म्यू नोट I1 बाय 2 पाई R माइनस के कैप। इस टॉपिक के ऊपर आपको सब्जेक्टिव में 3 मार्क में क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको ये पूरा डेराइव करके दिखाना पड़ेगा। वहां पे एक बात याद रखनी है कि सारी डेरिवेशन वेक्टर कन्वेंशंस में करनी है, आई कैप जे कैप और के कैप में करनी है। उसका फायदा आपको ये होगा कि आपको डायरेक्शन प्रूव करनी आसान हो जाएगी। लाइक अब मुझे बहुत आसानी से मैं प्रूव कर दूंगा कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ पे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की वैल्यू हो जाएगी I2 बाहर। यहाँ पे देखो ये वैल्यू स्केलर्स हैं, वेक्टर्स के प्रोडक्ट में स्केलर्स बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा I2 इंटू म्यू नोट I1L इंटू म्यू नोट I1L बाय 2 पाई R जे कैप क्रॉस माइनस है माइनस के कैप, ठीक। देन F21 इज इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 बाय 2 पाई R इंटू L। अब J क्रॉस माइनस के क्या बन जाएगा, माइनस आई के बन जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट ये तो आया है कंप्लीट फोर्स। अगर मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछूं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा F बाय L, या फिर हम इसको लिख सकते हैं DF बाय DL। दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 बाय 2 पाई R माइनस आई कैप, ठीक है। तो ये अपनी वैल्यू आ गई फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू इन्फिनिट वायर्स। यहाँ भी एक बात याद रखनी है कि ये फोर्स इन्फिनिट वायर्स के लिए निकाला गया है, तो ये इन्फिनिट वायर्स के लिए ही सही है, किसी और केस में नहीं। दूसरी बात ये कि फोर्स की डायरेक्शन माइनस आई कैप के होंगे, मतलब इस वायर के ऊपर लगने वाला फोर्स माइनस आई कैप की अलोंग है, दैट इज दिस डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन में लगा फोर्स माने इस वायर ने इसको इस डायरेक्शन में पुल किया। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में होता तो दैट वुड बी अ पुश। अगर इस डायरेक्शन में पुल किया दैट मींस इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जितना फोर्स ये इस पे लगाएगी उतना ही फोर्स ये भी इस पे लगाएगी। दैट मीन्स ये इसको अट्रैक्ट कर रही है तो ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन ये है कि 2 पैरेलल वायर्स हैविंग करंट इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। 2 पैरेलल वायर्स अगर उनका करंट सेम डायरेक्शन में हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं with a force per unit length is equal to mu naught I1 I2 by 2 pi R, ठीक है। अब डायरेक्शन कोई भी हो करंट की, फोर्स अट्रैक्टिव होता है और दोनों का सेम होता है, ठीक है, बिकॉज न्यूटन थर्ड लॉ सेज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब इसके कोरोलरी है ऑब्वियसली अगर इन वायर्स का करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो वो फोर्स रिपल्सिव बन जाता। क्यों रिपल्सिव बन जाता? अगर सपोज करो इसका करंट इस डायरेक्शन में है और इसका करंट इस डायरेक्शन में है तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इधर होता और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इधर होता। रीजन भी फोर्स हमें पता है कि आई डीएल क्रॉस बी होता है और कोई चेंज नहीं आएगी, बट इसका डीएल रिवर्स हो चुका होगा। हमने इसका डीएल पहले अपवर्ड लिया था, अब इसका डीएल डाउनवर्ड आएगा। जब डीएल रिवर्स हो जाएगा तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो कि पहले अट्रैक्टिव था वो रिवर्स होके रिपल्सिव बन जाएगा। हेंस सेकंड कंक्लूजन आता है कि ऑपोजिट करंट्स रिपेल ईच अदर। ठीक, अभी आप लोगों को यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है। आप लोग इस वीडियो के खत्म होने के बाद यूट्यूब पे जाएंगे और यूट्यूब पे आप सर्च करना फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स डेमो। इस टॉपिक की बहुत सारी आपको डेमोज मिलेंगी। उनमें क्या दिखेगा कि 2 वायर्स हैं, पैरेलल हैं, उनमें सेम डायरेक्शन में करंट है। जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है दोनों एक दूसरे से चिपक जाती हैं। सो दिस कैन बी प्रेटी मच एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड। इट इज़ अ वेरी इजी एक्सपेरिमेंट, आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर देखो ये 2 वायर्स पैरेलल में थी तो अट्रैक्ट कर गई। अगर सपोज करो मैं 2 वायर्स को सीरीज में रखूं तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। जब मैं उनको सीरीज में रखूंगा बट आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हैं तो करंट पास होते ही
तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये आप इसका डेमो में देख लेंगे। दिस इज अ वेरी इजी थिंग। अब इसकी एक दो और एप्लीकेशंस में आते हैं। लाइक एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक सोलेनोइड में से, ध्यान से समझना क्वेश्चन अच्छा है, सोलेनोइड में से करंट पास करवाया गया। तो कहता आपने क्या ऑब्जर्व किया, जब सोलेनोइड में करंट पास करवाया जाएगा तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी, सोच के बताओ। तो इस केस में आप लोग ऑब्जर्व ये करेंगे कि जैसे ही सोलेनोइड में करंट पास करवाया जाएगा तो आप देखेंगे उसकी हर टर्न का करंट सेम सेंस में है, सेम डायरेक्शन में है। और करंट सेम डायरेक्शन में होने की वजह से हर सर्कुलर टर्न एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ाया है कि अगर करंट्स सेम डायरेक्शन में हो तो वो अट्रैक्ट करते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो रिपेल करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, सोलेनोइड के हर लूप का करंट सेम सेंस में होने की वजह से हर लूप एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो जैसे ही उसमें करंट पास करवाया जाएगा सोलेनोइड की शेप कुछ ऐसी बन जाएगी, लाइक ये सारे लूप्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और ये कुछ ऐसे हो जाएंगे। इसकी भी आपको प्रैक्टिकल डेमो मिल सकती है। खैर अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट विच इज कॉल्ड रोजेट्स स्पाइरल। ये एनसीईआरटी में गिवन है, ब्लू बॉक्स में गिवन है, एंड इन जनरल आपको पता है ब्लू बॉक्स में आने वाली चीज़ें सिलेबस में नहीं होती। इस टॉपिक के ऊपर पिछले 10 सालों में ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में मैंने कहीं पे कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा, पर टॉपिक इंटरेस्टिंग है तो मैं इन शॉर्ट डिस्कस करूंगा। इसकी थ्योरी आप लोग पढ़ लेंगे, मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूँ कि आप देखेंगे क्या। तो देखो इस फिगर को ध्यान से देखें। इस फिगर में क्या है, ये इस प्लेट के ऊपर एक स्टैंड है, इस स्टैंड के नीचे एक मेटालिक स्प्रिंग लगा है। ये एक डिश है और इस डिश में मरकरी, ऑब्वियसली हमें पता है मरकरी जो है वो इन जनरल लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। तो इस डिश में मरकरी जो है वो पोर किया गया है। हमें पता है मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। मेटल है तो अच्छा कंडक्टर भी है। इसके अलावा सिर्फ एक गैलियम नाम का मेटल है जो हमारे पाम पे भी मेल्ट कर जाता है। इसके अलावा बाकी सारे मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक मेटालिक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक मरकरी लगा है, यहाँ पे एक बैटरी लगी है, और जो बैटरी है इसकी जो वायर है वो मरकरी में पूरी डिप की गई है। अब इसमें फंडा ये है कि यहाँ से बैटरी के थ्रू वायर मरकरी में पूरी तरह डिप है, जबकि ये जो स्प्रिंग है ये जस्ट हवा में है। जस्ट हवा में होने के मतलब ये है कि ये स्प्रिंग अपने आप में पूरी तरह लूज है। स्प्रिंग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, ठीक है। और ये मरकरी में इसका एंड जस्ट डिप है। जस्ट डिप होने का मतलब है कि जब ये पूरी तरह से लूज हो तो ये मरकरी को जस्ट टच करता है। तो अब सपोज करें कि ये लूज है और ने जस्ट टच किया, तो जस्ट टच करते ही सर्किट पूरा हो गया। सर्किट पूरा होने की वजह से किस में करंट फ्लो करेगा। अब स्प्रिंग भी तो एक तरह का सोलेनोइड है, जैसे ही स्प्रिंग में करंट फ्लो करा ये अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेंथ छोटी होगी, लेंथ छोटी होगी तो मरकरी से बाहर निकल जाएगा, मरकरी से बाहर निकल जाएगा तो सर्किट टूट जाएगा, सर्किट टूट जाएगा तो करंट बंद हो जाएगा, करंट बंद हो गया तो अट्रैक्शन खत्म। तो अट्रैक्शन खत्म होने की वजह से ये वापस नीचे चला जाएगा और ये साइकिल कंटिन्यू करता रहेगा। नीचे गया तो सर्किट फिर से शुरू, करंट फिर से फ्लो होगा, सभी लूप्स एक दूसरे को फिर से अट्रैक्ट करेंगे, ये फिर ऊपर जाएगा, फिर सर्किट टूटेगा। तो ऐसे सर्किट बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा, चलता रहेगा। और हम देखेंगे कि ये स्प्रिंग बेसिकली अप डाउन अप डाउन अप डाउन मूव करता रहेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। यू कैन ऑल्सो वॉच इट्स डेमो ऑन यूट्यूब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर। यू शुड वॉच इट्स डेमो। सो लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन नाउ। इसके नीचे एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल 4.10। बहुत इजी एग्जांपल है, आप लोग खुद ट्राई करो और इसका आंसर निकालो। सो लेट्स डिस्कस इट। देखो ये क्वेश्चन सिंपली वैल्यू पुटिंग है। यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है, करंट आई दे दिया है, एंड इसकी horizontal component field direction is given very in straight line. What is the force? तो हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा गया है, तो लेंथ तो बेसिकली डिवाइड हो जाएगी, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बेसिकली आई इंटू बी बचेगा। अब आते हैं डायरेक्शंस पे। पहले केस में हमें बताया है करंट ईस्ट टू वेस्ट है, जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ टू नॉर्थ है।
तो इसकी डायरेक्शन सेंस कुछ इस तरह से बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन वाइल करंट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो जब हम इस केस में फोर्स को L क्रॉस V करके सोल्व करेंगे तो फिंगर्स कुछ इस तरह से कर्ल होती हैं, इस तरह से, ठीक है। तो उस केस में फोर्स जो है वो डाउनवर्ड आता है, हेंस इन द फर्स्ट केस फोर्स इज डाउनवर्ड एंड इज इक्वल टू ILB अपॉन L, ठीक है। जबकि सेकेंड केस में दिया गया है कि हमारा करंट भी साउथ टू नॉर्थ है, तो सेकेंड केस में तो बेसिकली करंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देन फोर्स बिकम्स इक्वल टू ILB sin 0 डिग्री, hence force is equal to 0 and being 0 it has no direction, ठीक। so let us come to another topic now, that is definition of ampere। देखो वैसे तो NCERT में ऐसी बहुत सारी डेफिनेशंस आती हैं, बट ये डेफिनेशन एम्पियर है बिकॉज ये बोर्ड्स में पूछी गई है। ये डेफिनेशन बोर्ड्स में कम से कम 2-3 बार आ चुकी है। सो द आर्टिकल इज डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, ठीक है, यूजिंग म्यूचुअल फोर्स बिटवीन टू वायर्स। तो हमने अभी भी पढ़ा है कि जो वायर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं उनका फोर्स पर यूनिट लेंथ बेसिकली म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर के बराबर है। तो फोर्स को मैं लिख सकता हूँ इतना। तो आप एक केस सेलेक्ट करो, सपोज करो दोनों वायर्स का करंट 1 एम्पियर हो जाए, और सपोज करो उनकी सेपरेशन 1 मीटर हो जाए, और सपोज करो मैं इस वायर की एक लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर कंसीडर करूं, तो उनके बीच में लगने वाला म्यूचुअल फोर्स कितना हो जाता है? फोर्स हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू 1 एम्पियर स्क्वायर अपॉन 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो ये ऐसा यूनिट से कट जाएंगी, और म्यू नॉट बाई 2 पाई की वैल्यू आ जाएगी कर करा के 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन, ठीक है। तो अब देखो एम्पियर की डेफिनेशन समझो। 1 एम्पियर इज सेड टू बी दैट करंट विच व्हेन फ्लोज थ्रू 2 वायर्स। अब अगर दोनों में 1 एम्पियर करंट फ्लो करें सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर generates to a force equal to 2 into 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ द वायर्स। डेफिनेशन समझो ध्यान से। कहता 1 एम्पियर उतना करंट होता है जितना करंट अगर दोनों वायर्स में से पास करे, सच दैट इन दोनों वायर्स की जो सेपरेशन है वो 1 मीटर है, तो पर मीटर लेंथ ऑफ वायर पे 1 न्यूटन का फोर्स पैदा होता है। डेफिनेशन क्लियर, ठीक है। सो यू मस्ट रिमेंबर द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर यूजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। दिस इज अ वेरी कॉमन डेफिनेशन। सो इसके बाद पेज नंबर 157 पे जो आर्टिकल है आप इसको फिलहाल लीव कर दो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अनदर आर्टिकल विच इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। वो नेक्स्ट चैप्टर पे है बट हमें इन शॉर्ट अभी डिस्कस करना पड़ेगा। सो द आर्टिकल इज मैग्नेटिक मूवमेंट। तो आर्टिकल समझो। इससे पहले कि हम मैग्नेटिक मूवमेंट समझें हमें डाइपोल मूवमेंट के बारे में शॉर्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो अपने बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड पोटेंशियल में इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स के बारे में पढ़ा था, और आपने पढ़ा था कि उनकी डाइपोल मूवमेंट होती है Q इंटू L, Q इंटू टोटल लेंथ, याद है। दिस इज इंडिविजुअल चार्ज वैल्यू एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड दिस इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि किसी भी डाइपोल मूवमेंट के कारण उसके एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू होती है 2 kp/r3, और उसके कारण उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड की वैल्यू होती है -kp/r3, ठीक है। और इसी तरह से हमने पढ़ा था कि अगर कोई डाइपोल किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में हो तो उसके ऊपर लगने वाले टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी PE sin थीटा या फिर P क्रॉस E, और उस डाइपोल की जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी
दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी लो टी। आई होप आप सबको ये सारे फॉर्मूले याद होंगे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। आप लोग याद करें बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म का जो बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर था वो इसी के ऊपर था। याद करिए हमने मैग्नेट्स को डिस्कस करके शुरू किया था। हमने डिस्कस किया था कि मैग्नेट के दो एंड्स नॉर्थ और साउथ की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म होती है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, हमने उसको यूज किया था, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होती है ये एक तरह से इलेक्ट्रिकल डाइपोल में चार्ज वाला काम करती है। पॉजिटिव चार्ज की सारी जिम्मेदारी नॉर्थ पोल निभाता है और नेगेटिव चार्ज की सारी जिम्मेदारी साउथ पोल निकालता है, जिसको कि हम माइनस एम से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जैसे दो पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करते हैं सिमिलरली दो नॉर्थ पोल्स रिपेल करते हैं। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं सिमिलरली नॉर्थ और साउथ भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि चार्जेस को हम सेपरेट कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग कर लेते हैं, जबकि नॉर्थ और साउथ को अलग हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे दो छोटी छोटी मैग्नेट्स बन जाएंगे। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू कैपिटल एम वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एल वेक्टर, वेयर दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट। ठीक, सिमिलरली दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ये नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ होती है एंड दिस इज द डायरेक्शन, इनफैक्ट दिस इज द वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम साउथ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक मोमेंट को और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। तो इनकी यूनिट्स होती हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है न्यूटन मीटर पर टेस्ला और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है न्यूटन पर टेस्ला। सो लेट अस रिमेंबर ऑल these units also. In fact, Newton per Tesla is also written as ampere meter. How? Because it can be written as Newton upon volt per meter upon meter per second. Remember the formula हमने पढ़ा था, magnetic field is equal to electrical field upon velocity in velocity filter। हमने पढ़ा था velocity filter में velocity is equal to E by B, तो इसको यूज करके हम लिख सकते हैं magnetic field is equal to electrical field upon velocity। So our formula becomes, टेस्ला को अगर हम लिख लें इलेक्ट्रिकल फील्ड जिसकी यूनिट है वोल्ट पर मीटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी जिसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो ये बेसिकली बन जाएगी न्यूटन मीटर पर सेकेंड अपॉन वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये अपनी यूनिट बन जाएगी, यहाँ पे मीटर को ऊपर ले जाएंगे सेकेंड को नीचे ले जाएंगे, तो ये बेसिकली बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। इसके बाद हम लोग वोल्ट को लिख लेंगे एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर मीटर अपॉन एनर्जी, एनर्जी की यूनिट होती है, चलो हम इसको एनर्जी लिखते हैं अभी, अपॉन चार्ज इनटू सेकेंड। अब चार्ज को लिख लूंगा मैं एम्पियर इनटू सेकेंड, तो ये बन जाएगा एम्पियर सेकेंड। ठीक है, और एनर्जी को मैं लिख लूंगा फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो बेसिकली न्यूटन मीटर और न्यूटन मीटर तो कट गया, तो ये बेसिकली बन गया तो यहाँ पे न्यूटन मीटर कैंसिल हुआ, तो ये बन जाएगा मीटर अपॉन 1/एम्पियर सेकेंड इंटू सेकेंड इज इक्वल टू मीटर इंटू एम्पियर सेकेंड अपॉन सेकेंड, सो इट बिकम्स एम्पियर मीटर। तो इन जनरल हमारे पास इनकी यूनिट्स आ जाती हैं।
मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की यूनिट बनी एम्पियर मीटर एंड मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट बनी एम्पियर मीटर स्क्वायर। जैसे डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर थी और उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज थी, सिमिलरली मैग्नेटिक मूवमेंट भी एक वेक्टर है और इसकी यूनिट जो है, इसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट्स के ऊपर एक बेसिक ज्ञान था। यहाँ पे आपको बात ये याद रखनी है कि किसी भी मैग्नेट को हमने एक मैग्नेटिक मूवमेंट के तौर पे समझना है। सो लेट अस कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। द लास्ट टॉपिक इज करंट कैरिंग लूप। एज अ बार मैग्नेट और मैग्नेटिक मोमेंट। अब हम समझते हैं कि करंट कैरिंग लूप एक बार मैग्नेट की तरह कैसे एक्ट करता है या उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कैसी है। तो इससे पहले समझने हम इसको समझें, हमें एक बात याद रखनी है। जैसे किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज की वैल्यू थी 1/4πε0 Q/r² r कैप। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टेस्ट नॉर्थ पोल स्मॉल m, इसकी वैल्यू हमने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में लिखी थी और इसकी वैल्यू μ0/4π m/r² r कैप आई थी। याद है जयंत, याद है? ठीक है, अब इसको समझते हैं। और अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट हो और उससे r दूरी पे हमने उसके एक्सियल पोजीशन पे फील्ड निकालना है, तो एक्सियल दूरी पे फील्ड की वैल्यू आ जाती है μ0/4π इंटू 2m/r3। इसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इजी है, जस्ट लाइक फर्स्ट चैप्टर है, तो उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम करंट कैरिंग लूप पे आएंगे। हमारा टॉपिक है करंट कैरिंग लूप एज अ बार मैग्नेट। तो इसको समझो अच्छे से। सपोज करें ये हमारा एक करंट कैरिंग लूप है। सपोज करो इसका रेडियस है r, इसके नंबर ऑफ टर्न्स है n और इसका करंट है I। तो ये r है। और सपोज करो इससे एक z दूरी पे हमने फील्ड निकालना है किसी पॉइंट p पे, सच दैट z इज मच मच ग्रेटर देन r, सो r इज नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ z। तो अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नेटिक फील्ड एट p कितना है, कितना है, कितना है? μ0 ni r² इंटू r² प्लस z²⁵। ठीक, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एज bp इज इक्वल टू μ0 ni r² 2 इंटू z² कॉमन 1 प्लस r² रेज्ड टू दी पावर 3/2। ठीक, इसको हम अगर और सिंप्लीफाई करें तो लिख लेंगे b एट p इज इक्वल टू μ0 ni r² अपॉन 2 इंटू z² रेज टू दी पावर 3/2 बन जाएगा z³ इंटू 1 प्लस r² रेज टू दी पावर 3/2 में क्या करेंगे, when r is very very less compared to z, then r/z is very very less compared to 1 and its square is even less compared to 1। तो इस क्वांटिटी को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसका पावर 3/2 बन जाएगा बेसिकली 1। तो मैग्नेटिक फील्ड एट p इज इक्वल टू μ0 ni r² अपॉन 2z³। ठीक, तो अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं bp इज इक्वल टू μ0/4π इंटू 2ni πr² बाय z। देखो कोई दिक्कत, बेसिकली 2π और 4π कैंसल आउट होके 2 ही बनेगा। तो इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में फर्क कोई नहीं। ठीक है, इफ वी डिफाइन द क्वांटिटी ni इंटू एरिया, एरिया माने πr² इज इक्वल टू कैपिटल M और द मैग्नेटिक मोमेंट। हमने इस क्वांटिटी को डिफाइन कर दिया अपनी मर्जी से। नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय द करंट मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द लूप इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P इज इक्वल टू μ0/4π इंटू 2 इंटू मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन z³। राजू कोई दिक्कत? देखो ध्यान से, अगर हम इसको कंपेयर करें तो इस करंट कैरिंग लूप की वजह से आने वाला फील्ड
एक तरह से मैग्नेट की वजह से आने वाले फील्ड के इक्वल हो गया। अगर मैं यहाँ पे m वेक्टर की मैग्नेटिक मूवमेंट रखूं तो उसकी वजह से भी फील्ड सेम आएगा। अगर मैंने m वेक्टर का m मैग्नेटिक मूवमेंट का लूप रखा तो उसकी वजह से भी फील्ड की वैल्यू सेम है। हेंस जो करंट कैरिंग लूप है वो एक तरह से मैग्नेटिक मूवमेंट की तरह एक्ट करता है। इसके अलावा 2-3 और सिमिलरिटीज हैं। एक सिमिलरिटी ये है कि अगर हमने बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड्स की स्टडी की तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस टाइप की बनती थी। या सिमिलरली अगर हम एक सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व करें तो इसकी फील्ड लाइंस भी कुछ इसी टाइप की बनती हैं। तो द फर्स्ट सिमिलरिटी वाज कि दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन सेम आया, बस हमें इस क्वांटिटी को मैग्नेटिक मूवमेंट डिफाइन करना पड़ा। एंड द सेकेंड सिमिलरिटी इज कि ये जो लूप है, इस लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो बिल्कुल एक बार मैग्नेट के फील्ड लाइंस के पैटर्न की जैसा है। दिस इज द सेकेंड सिमिलरिटी। एंड द थर्ड सिमिलरिटी इज यूनिट। आप लोग निकाल के देख सकते हैं, एक साइड पे मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आया था बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक पोल्स इनटू लेंथ, एंड दूसरी साइड पे मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आया है सर्कुलर लूप के लिए NI है। अब चेक करेंगे कि दोनों की SI यूनिट जो है वो एम्पियर मीटर ही आती है या फिर न्यूटन पर टेस्ला ही आती है। तो अगर यूनिट भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न भी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी सेम है, हेंस वी कैन से कि जो करंट कैरिंग लूप है वो एक तरह से बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है।